चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग अपना वेक्टर का। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो वेक्टर एडिशन जो हमने कल देखा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, कि जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अलावा आज हम लोग देखेंगे कि जो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, जैसे हमने कल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था रिजल्टेंट को, कि कैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो आज उस रिजल्टेंट वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें ये क्या बताता है कि सपोज हमने दो वेक्टर लिया ए और बी। ठीक है, यानी दो वेक्टर अपने पास कौन सा है, ए और बी। तो ये इस लॉ के हिसाब से कि आप किसी भी सीक्वेंस में दो वेक्टर को ऐड करो तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर दो वेक्टर लिया ए और बी तो ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, दोनों क्या होगा, सेम ही रिजल्टेंट देगा। ज्योमेट्रिकली हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, कि ए और बी को किसी भी सीक्वेंस में आप ऐड करो, चाहे तो पहले ए को लिखो या ए को ड्रॉ करो, उसके बाद बी को उसमें ऐड करो, या फिर पहले बी को ड्रॉ करो या और उसमें ए को ऐड करो, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सेम। तो यही हमें क्या बताता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए देख लेते हैं। मान लिया हमने दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर ए इस तरह से लिया और दूसरा वेक्टर ले लिया हमने बी। ठीक है, अपना दो वेक्टर लेने का बोला था अपन, दो वेक्टर ले लिया। एक बार पहले हम लोग देखते हैं कि ए प्लस बी करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ए प्लस बी, मान लो रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पहले अगर ए वेक्टर को ड्रॉ किया जाए तो ये रहा हमारा ए वेक्टर। हमने क्या किया, इस ए वेक्टर को उठा करके एग्जैक्टली यहां पे पुट किया, जो लाइन ऑफ एक्शन था उसके पैरेलल डिस्प्लेस किया। अब इसमें बी वेक्टर, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते थे कि इसके हेड के ऊपर इसका टेल रखते थे, ये रखते थे। तो इसके हेड के ऊपर इसका टेल रखना है तो इसको पहले यहां से उठा करके ऐसे डिस्प्लेस करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते थे हम लोग कि फर्स्ट के टेल से लेके लास्ट वाले के हेड पे, यानी जो ट्राइंगल का क्लोजिंग साइड होता था। तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक, तो फर्स्ट के टेल से सेकंड वाले के हेड की तरफ। तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये किसके बराबर है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, चलिए अब एक बार हम लोग करके देखते हैं बी प्लस ए कि क्या भाई सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलो बी प्लस ए करना है तो सबसे पहले किसको ड्रॉ करोगे, बी को। किसको ड्रॉ करोगे, बी को। तो चलो इसको ऐसे डिस्प्लेस करते हैं, ये रहा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया अपन ने। ये जो बी है उसको इस तरह से कुछ डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो बी को ऐसे डिस्प्लेस किया हमने तो ये हमें मिला बी वेक्टर, कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ए को ऐड करना है तो ए का जो टेल होगा वो इसके हेड पे रखेंगे। तो इसको उठा करके यहां से ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके टेल पे अगर ए का हेड, इसके हेड पे ए का टेल रखा हमने। ठीक है, तो क्या मिला हमें, ए वेक्टर। ये लो भाई। ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो बी का टेल होगा उससे ए के हेड की तरफ यही होगा, यहां से इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट। डायरेक्शन क्या होगा, तो बी के टेल से ए के हेड की तरफ। तो यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या शो कर रहा है, बी प्लस ए वेक्टर। अब चलिए देखते हैं कि सेम है या नहीं। तो एक बार देखो, ये आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है। अगर मैं इसको यहां से इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा इसका लाइन ऑफ एक्शन और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो अब एक बार देखिए कि इसको अगर इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग डिस्प्लेस करके फिर उसके पैरेलल डिस्प्लेस करें तो हमें यही वेक्टर मिलेगा। और हमें पता है कि जब अगर एक वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या उसके पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे तो उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या हुए, सेम।
तो यही बताता है ये लॉ कि आप दो वेक्टर को चाहे किसी भी सीक्वेंस में ऐड करोगे, ठीक है, तो उस पर रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर दो वेक्टर सी और डी ले ले, ठीक है, तो सी और डी ले ले, तो चाहे सी प्लस डी करके देख लो या फिर डी प्लस सी करके देख लो, डी प्लस सी, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। यानी जब भी आपको दो वेक्टर अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो चाहे आप किसी भी सीक्वेंस में ले लो, ठीक है, जैसे सपोज किसी ने पी वेक्टर ले लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया ये पी वेक्टर हो गया, ठीक है, और दूसरा एक हमने ले लिया ऐसा क्यू वेक्टर, ठीक है, ये पी वेक्टर हो गया और क्यू वेक्टर। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं पी प्लस क्यू और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं क्यू प्लस पी, देख लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पी प्लस क्यू करेंगे तो सबसे पहले किसको ड्रॉ करोगे, पी को, ये लो भाई पी को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये रहा हमारा पी वेक्टर, ठीक है। क्यू को ड्रॉ करना है तो क्यू को कहां ड्रॉ करेंगे, तो इसके हेड के ऊपर इसका टेल रखें, तो ये रहा हमारा क्यू वेक्टर कुछ इस तरह से, है ना, ये रहा भाई क्यू वेक्टर, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। तो चलो अब इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो P के टेल से Q के हेड की तरफ ये ऐसा कुछ वेक्टर आएगा और यही रिजल्टेंट हमें क्या देगा, P प्लस Q, क्यों, क्योंकि हमने पहले किसको ड्रॉ किया, P को। तो ये लो भाई R इक्वल्स टू क्या, P प्लस Q वेक्टर, ठीक है। एक बार और ड्रॉ करके देख लेते हैं Q प्लस P, एक बार क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, Q प्लस P। तो चलो पहले Q प्लस P अगर ड्रॉ करना है तो पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, Q, तो ये उठाया ये वेक्टर यहां से और इसको एज इट इज यहां पे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, Q वेक्टर। अब इसमें क्या ड्रॉ करना है, P वेक्टर। P क्या करेंगे, यहां से उठाया कुछ इस तरह से ले जाकर के ऐसे रखते हैं इसके टेल के ऊपर, ये अब सभी को आ गया होगा कैसे ऐड करते हैं P वेक्टर, ठीक है। यहां से किसके टेल से, तो Q के टेल से P के हेड को ज्वाइन कर दो, ये लो भाई, ये रहा हमारा क्या रिजल्टेंट, और यही हमारा क्या रहा R, और यहाँ पे R वेक्टर क्या है, तो Q प्लस P वेक्टर, Q प्लस P वेक्टर। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, सेम, क्योंकि यहां से इसको डिस्प्लेस करेंगे लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या पैरेलल, तो यही वेक्टर मिलेगा। तो ये P प्लस Q करो या Q प्लस P करो, दोनों हमें क्या देगा, सेम रिजल्टेंट देगा। तो यही क्या बताता है ये लॉ कि इफ टू वेक्टर्स, ये स्टेटमेंट अगर इसका लिखना हो क्या लिख सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर एडेड, इफ टू वेक्टर्स आर एडेड, ठीक है, दो वेक्टर को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, देन their resultant does not depend upon, their resultant does not depend upon the sequence, depend upon the sequence in which they are added, in which they are एडेड, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी सीक्वेंस में दो वेक्टर को ऐड कर लो, दोनों में इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, सेम। यही हमारा क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। यहां से हम लोग मानते हैं कि अगर तीन वेक्टर है हमारे पास, तीन वेक्टर को कौन कौन सा ले लेते हैं, सपोज ए बी सी, तीन वेक्टर ले लिया हमने। तीन वेक्टर को अगर सपोज ऐसे ऐड करें कि ए प्लस बी को पहले ऐड करें, ठीक है, इसके रिजल्टेंट को हम लोग ऐड करें किसके साथ, सी के साथ, किसके साथ ऐड करें, सी के साथ। ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है उसको हम लोग किसके साथ ऐड कर रहे हैं, सी के साथ। और या फिर ठीक है B प्लस सी यानी A को किसके रिजल्टेंट के साथ ऐड करें, B प्लस सी के रिजल्टेंट के साथ, ठीक है। एक बार ध्यान से देखते हैं हम लोग, तीन वेक्टर लिया हमने, इसमें से चाहे तो आप A और B के रिजल्टेंट को किसके साथ ऐड करो, C के साथ, या फिर B और C के रिजल्टेंट को किसके साथ ऐड कर रहे, A के साथ, ठीक है। तो दोनों केस में हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यही हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। कि पहले आप किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर लो, उसके साथ तीसरे वेक्टर को ऐड करो, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा,
सेम। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट जो है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट किसके साथ ऐड कर रहे हैं, सी वेक्टर के साथ। पहले इसको देखते हैं। ठीक है, पहले 3 वेक्टर देख लेते हैं। ये मान लिया वेक्टर ए, ठीक है, दूसरा ये ले लेते हैं वेक्टर बी, और तीसरा ये ले लेते हैं हम लोग वेक्टर सी। ठीक है भाई, ए बी सी 3 वेक्टर की बात चल रही थी, 3 वेक्टर हमने ले लिया। ठीक है, पहले क्या करना है इसके हिसाब से। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका रिजल्टेंट क्या है, सी वेक्टर, सॉरी इसको ऐड किसके साथ कर रहे हैं, सी के साथ। यही हमारा क्या है, रिजल्टेंट आर वेक्टर। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, ए प्लस बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, R1 वेक्टर। तो क्या करना है, R1 प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू किसके, आर वेक्टर के। यही चीज देखना है अपने को। ठीक है, तो पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है तो पहले किसको ड्रॉ करेंगे, ए को। ये लो भाई, हमने क्या कर दिया, ए को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसके हेड के ऊपर बी का टेल, तो बी का टेल कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, बी का टेल। ठीक है, तो चलो अब यहां से ए और बी का रिजल्टेंट कौन सा क्या माना है अपन ने, R1। तो ये रहा, और डायरेक्शन किधर से किधर, तो ए के टेल से बी के हेड की तरफ, इसको डॉटेड लाइन से ये रहा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा R1 वेक्टर। कौन सा है, R1 वेक्टर। अब इसको ऐड किसके साथ करेंगे, तो सी के साथ। किसके साथ, सी के साथ। तो ये लो भाई, सी को कहां रखेंगे, तो इसके सी का जो टेल है वो इसके हेड पे रखेंगे। तो सी को उठा के यहां से यहां पे रख देते हैं। तो ये रहा सी वेक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा वेक्टर होगा भाई, तो आर वेक्टर। कौन सा, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा रहा, आर वेक्टर। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट ये हमें बताता है कि बी और सी का जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ ऐड करेंगे, ए के साथ। बी और सी का रिजल्टेंट किसके साथ ऐड करना है, ए के साथ। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि अपने पास पहले तो हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस क्या लिखना है, बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो बी प्लस सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, R2 वेक्टर। क्या मान लेते हैं, R2 वेक्टर। तो क्या लिखेंगे इसको, ए वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। ए वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस R2 वेक्टर लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, R2 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। ये दोनों बराबर, R2 वेक्टर प्लस A वेक्टर दोनों बराबर होंगे। ये किससे होगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं कि R2 वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या करते हैं, R2 वेक्टर। तो चलो R2 वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो B और C के रिजल्टेंट से। तो सबसे पहले किसको ड्रॉ करना है, B को। तो चलो भाई पहले B को ड्रॉ करते हैं। ये रहा कुछ B वेक्टर कुछ इस तरीके का, ऐसा ही रहा B वेक्टर। ठीक है, ये देखो उठा करके ऐसा डाल दिया अपन ने, ये थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, B वेक्टर प्लस C वेक्टर। C वेक्टर ये रहा, यहां से उठा के ऐसे डालो, ये क्या रहा, C वेक्टर। ये कौन सा रहा, C वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, R2 वेक्टर। तो ये लो भाई, हमने क्या लिख दिया इसको, R2 वेक्टर। डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा, तो ये B के टेल से C के हेड की तरफ R2 वेक्टर। ये रहा। अब एक बात देखो, इसके साथ किसको ऐड करना हमें, तो A वेक्टर को। किसको ऐड करना, A वेक्टर। ये रहा हमारा A वेक्टर। तो ये उठा करके इसके हेड के ऊपर रखेंगे, तो ये हमारा कौन सा रहा, A वेक्टर। ये हमारा कौन सा हुआ, A वेक्टर। अब इसको क्या करेंगे, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, R2 और A का। R2 और A का रिजल्टेंट निकाले तो इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो यहां से इसके रिजल्टेंट को अगर देखें तो ये हमारा कौन सा रहा, R वेक्टर। ये हमारा कौन सा रहा, R वेक्टर। चलिए अब देखते हैं कि सेम है कि नहीं। ये R वेक्टर, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। ठीक है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन यही रहा। ये थोड़ा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा अजीब से बना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये और इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन
देख सकते हैं कि दोनों क्या है, पैरेलल, ठीक है, लेंथ क्या है, सेम, तो ये दोनों वेक्टर क्या हुए, इक्वल, दोनों वेक्टर क्या हुए, इक्वल। तो ये हमें क्या बताएगा यहाँ से कि आप चाहे अपने पास ए और बी को ऐड करो और उसके साथ सी को करो, या बी और सी को ऐड करो और उसके साथ ए को ऐड करो, दोनों केस में रिजल्टेंट कैसा आएगा, सेम। तो यही हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या बताता है कि इफ वेक्टर्स आर एडेड, if vectors are added, then their resultant is independent of the fact of independent of the way in which vectors are grouped together, in which vectors are grouped together। किस सेंस में या किस सीक्वेंस में आप वेक्टर को एक साथ ऐड कर रहे हो, ठीक है, उससे ये कोई भी मतलब इस पे नहीं होगा। आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, सेम। चाहो तो a प्लस बी के साथ c को करो या b प्लस सी के साथ a को करो, दोनों क्या है, बराबर ही। ये हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि b प्लस सी वेक्टर इक्वल प्लस ए वेक्टर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप किस सीक्वेंस में वेक्टर को ऐड कर रहे हो वो उस पे उनका रिजल्टेंट ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ज्योमेट्रिकली तो हमने निकाल लिया, अब उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि कैसे दो वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। यही जो मैं पहले क्लास में जो वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहा था, तो वही हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे दो वेक्टर को ऐड करोगे। कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना हुआ। जैसे स्केलर क्वांटिटी को अगर ऐड करना रहता तो 10 + 20 30 लिख देते हैं, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, 20 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, तो ये 30 न्यूटन के बराबर नहीं होगा, ये कुछ और आता है, ठीक है। तो ये इसी का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं तो इनको कैसे ऐड करेंगे। मतलब जो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहे थे, तो वही वेक्टर अलजेब्रा का पहला पार्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर, कैसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ज्योमेट्रिकली तो हमने देख लिया, अब हम लोग मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं दो वेक्टर ए और बी, ये रहा वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर हम लोग लेते हैं वेक्टर बी, ठीक है। दूसरा वेक्टर हमने क्या लिया, वेक्टर बी। अगर मैं पूछूं इनके बीच का एंगल बताओ तो क्या होगा, तो भाई मैंने बताया था कि जब एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखोगे तो जो लाइन एक्सटेंड करते हैं, जिसके हेड के ऊपर जो दूसरे का टेल रखते हैं उसको एक्सटेंड करते हैं, और वो जो एंगल आता है वही क्या होता है, थीटा, ठीक है। तो यहां से देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, आर वेक्टर, ठीक है। अब हमें इस आर का मैग्नीट्यूड निकालना, अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उनके बीच का एंगल थीटा, तो चलो मान लेते हैं कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर, स्मॉल ए, जो बी का मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल बी के बराबर, और आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर, तो आर वेक्टर के बराबर, ठीक है। इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ, हमें इस आर की वैल्यू ही निकालनी है, किसके टर्म में, तो ए बी और थीटा के टर्म में, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहां से हमारा वेक्टर का न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले एक बार अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा वेक्टर ए, थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये वेक्टर ए मैग्नीफाई करके बना रहे हैं अपन, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, वेक्टर बी, ये इनके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। यहां से रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर ये रहा। नाम दे देते हैं सबको कुछ, इसको एक काम करते हैं ओ ए बी, ठीक है। ये ए वेक्टर कौन सा होगा, तो ओ ए, ठीक है। बी वेक्टर कौन सा, तो ए बी,
और आर वेक्टर कौन सा, ओ बी वेक्टर, ओ बी, ठीक है। तो चलो यहां से हमें निकालना है कौन सा भाई, आर वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका नाम क्या दे देते हैं, एम, क्या नाम दे देते हैं, एम। अब एक हम लोग अगर यहां से देखें तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, तो ओ एम बी, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, एक बार मैं दिखाता हूं आप लोगों को क्लियरली, ओ ए, ये राइट एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला राइट एंगल, ठीक है। ये कौन सा है, बी, और ये कौन सा है, एम, ये 90 डिग्री, ये आर, ये कौन सा है, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर गायब हुआ। हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, ओ एम बी, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम बी से अगर देखें, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक काम करते हैं, आर की जगह लिखते हैं ओ बी स्क्वायर, पहले ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ओ एम का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर, यही आएगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, ओ बी स्क्वायर क्या आएगा, तो एक काम करते हैं वहां से, ओ बी की वैल्यू किसके बराबर, तो आर, ओ बी कौन सा है, आर वेक्टर, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिया अपन ने, आर, तो ये लो भाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम को क्या लिख सकते हैं, तो ओ ए प्लस ए एम, ओ ए प्लस क्या लिखेंगे, ए एम का स्क्वायर प्लस, और इसको क्या लिखेंगे, एम बी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब सबकी वैल्यू, हमें ओ ए की वैल्यू पता है, ओ ए की वैल्यू क्या पता है, ए, दिक्कत क्या हुई, ए एम और बी एम की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पहले ए एम और बी एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ट्राइंगल कौन सा देखते हैं, ट्राइंगल ए एम बी की बात करें, अगर ट्राइंगल कौन सा देख रहे हैं, ए एम बी, एक बार ट्राइंगल भी बना लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा ट्राइंगल कौन सा, ए बी, और ये ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूं जहां पे ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो चलो cos थीटा की वैल्यू अगर निकाले, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये भी क्या है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेस कितना, तो ए एम, हाइपोटेन्यूज कितना, ए बी, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एम की वैल्यू, और ए बी की वैल्यू पता है हमें बी, तो क्या लिख सकते हैं, ए एम इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यानी बी कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू पता है, हम लोग निकालते हैं एम बी, तो चलो उसके लिए देखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, एम बी अपॉन ए बी की वैल्यू पता है, यानी एम बी को क्या लिख सकते हैं, तो बी साइन थीटा। चलो भाई दो वैल्यू हमें निकालनी थी, दोनों वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। इसको मानते हैं अगर इक्वेशन 1, क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 1, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए की वैल्यू ए, ए एम की वैल्यू बी कॉस थीटा, एक एक करके देखिए सबकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं बस, प्लस एम बी की वैल्यू, तो बी साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें अगर इसको सॉल्व करना हो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, क्या आएगा, 2ab कॉस थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर।
अब यहाँ से देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये देखो हमारा रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था, जो r की वैल्यू हमने किसके टर्म्स में सोचा था, a b और थीटा के टर्म में, ये हमारा रहा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये क्या रहा हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके टर्म में, a b और थीटा के टर्म में, ठीक है। यानी यहां से हमें क्या पता चला, दो वेक्टर a और b हो, उनके बीच का एंगल अगर थीटा दिया हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या उनके बीच का एंगल, ठीक। चलिए एक और चीज निकालते हैं कि जब ये वाला एंगल अल्फा हो, मान लेते हैं क्या, ये जो एंगल कितना है अल्फा, किसके साथ बना रहा है, ए वेक्टर के साथ, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो अल्फा ये रहा, ठीक है, तो इस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो अगर इस ट्राइंगल की बात करें ओ एम बी, तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम बी। अगर ओ एम बी ट्राइंगल की बात करें तो ये कैसा है, ट्राइंगल है, राइट एंगल। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, तो बी एम अपॉन बेस कितना, तो ओ एम के बराबर, बी एम अपॉन ओ एम। तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, तो बी एम अपॉन क्या लिख सकते हैं, ओ एम को ओ ए प्लस ए एम, ओ ए प्लस क्या लिखेंगे, ए एम। समझ आया सभी को, सबकी वैल्यू पता है अपने को, bm की वैल्यू पता है, oa की वैल्यू पता है, am की वैल्यू पता है, बस उठा के पुट कर दो। bm की वैल्यू क्या निकाले थे अपन, b sin थीटा, क्या निकाला था अपन, b sin थीटा। oa की वैल्यू क्या निकाले थे भाई, ये तो दिया हुआ था a प्लस am की वैल्यू, तो am किसके बराबर, तो b cos थीटा, b की वैल्यू am की वैल्यू b cos थीटा। तो ये हमारा रहा tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये क्या बता रहा है, ये अल्फा किसके साथ एंगल है, a के साथ, जो कि ध्यान रखना है कितनी बार आया है, एक बार। अगर वही b के साथ निकालेंगे तो b दो बार, b क्या होगा, एक बार आएगा और a दो बार आएगा, ठीक है। यानी ये किसके साथ, विथ वेक्टर a, ठीक है। तो चलिए आप अपने पास एक काम करते हैं कि रिजल्टेंट का जो एंगल है वो बी वेक्टर के साथ निकालते हैं कि बी वेक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। बी वेक्टर के साथ देखते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा क्या था, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये एंगल क्या था, थीटा, ये हमारा क्या था, रिजल्टेंट आर वेक्टर, ये था। ये अल्फा अगर इसके साथ बना रहा है तो इसके साथ कितना एंगल, तो यहां से अगर देखें तो इसको थोड़ा सा दोनों को एक्सटेंड करते हैं, ये अगर इधर एक्सटेंड करे, ये इधर एक्सटेंड करे, तो दोनों का टेल ज्वाइन होगा, तो ये क्या आएगा, बीटा, ये क्या आएगा, बीटा। तो हमें इस बीटा की वैल्यू, और हमें सभी को पता है कि ये अगर बीटा होगा तो ये भी क्या होगा, बीटा। तो चलिए इस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये रहा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये ए वेक्टर है, ये हमने नाम क्या दिया था, ओ ए बी, ठीक है। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको क्या मान लेते हैं, एन। अब हम लोग ट्राइंगल कौन सा बात कर रहे हैं, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओ एन बी। तो ट्राइंगल कौन सा, ओ एन बी, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओ एन बी, ये ओ बी एन, ठीक है। ये क्या हो गया, बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो tan बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, तो tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा
तो परपेंडिकुलर कितना ON और बेस किसके बराबर, तो लो भाई बेस कितना, तो BN के बराबर, BN। यहाँ पे एक पॉइंट है याद है आप सभी को A, तो क्या लिख सकते हैं BN को, क्या लिख सकते हैं BN इक्वल्स टू AB प्लस AN। तो इसको क्या लिख देते हैं ON अपॉन BN को क्या लिखेंगे, तो AB प्लस AN या BA प्लस AN, ये लिख सकते। अब हमारा काम क्या है, सबकी वैल्यू निकालना, ठीक है। ये लो भाई AB का मैग्नीट्यूड पता है कितना है, इसका मैग्नीट्यूड B, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड R, वैसे कुछ काम नहीं, बचा किसका, इसका और इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो ये हमारा कौन सा था A वेक्टर, ये हमारा कौन सा था A वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना A, ठीक है। तो चलो अगर ये थीटा था, ये अगर थीटा तो ये भी कितना थीटा, तो ये एंगल किसके बराबर थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये क्या हो गया थीटा, ठीक है। तो चलो अब इसमें अगर cos थीटा एक बार अप्लाई करते हैं, इसमें cos थीटा अप्लाई करते हैं, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी AN अपॉन हाइपोटेनस कितना OA, यानी ये किसके बराबर, तो OA, हमें वैल्यू किसकी निकालनी AN, AN इक्वल्स टू किसके बराबर OA cos थीटा, यानी A cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ON अपॉन OA, यानी ON की वैल्यू किसके बराबर, तो A साइन थीटा। बस हमारा काम खत्म, सबकी वैल्यू पता चल गई, ON की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू पता है और AN की वैल्यू भी पता है, बस उठा के पुट कर दो। tan बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो tan बीटा इक्वल्स टू ON की वैल्यू क्या है, तो A साइन थीटा, A साइन थीटा अपॉन AB की वैल्यू, AB की वैल्यू B, तो क्या लिखेंगे B प्लस AN की वैल्यू A cos थीटा, AN की वैल्यू किसके बराबर A cos थीटा। अब यहां से देखो, ये चाहते तो हम लोग यहां से भी डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कैसा कि अगर A के साथ निकाल रहे हैं तो B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, B के साथ निकालोगे तो A साइन थीटा अपॉन B प्लस A cos थीटा, मतलब जिसके साथ निकाल रहे हैं वो एक बार आएगा, बाकी सब दो बार। ये एंगल किसके साथ, तो विथ वेक्टर किसके, विथ वेक्टर A, ठीक है भाई। चलिए अब कुछ केस देख लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट हमने देखा कि दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर A और B हैं, ठीक है, उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला था, R इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और उनके बीच का एंगल कैसे निकाला था, रिजल्टेंट का किसके साथ, A वेक्टर के साथ, तो tan अल्फा इक्वल्स टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ये निकाला था अपन। अब कुछ केस देख लेते हैं, पर्टिकुलर केस कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 90 हो तो क्या रिजल्टेंट होता है, ठीक है। ये केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब ये क्या है कि एक वेक्टर अगर A हो, ठीक है, और दूसरा वेक्टर B, थीटा 0 होने का मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। A का मैग्नीट्यूड हर जगह हम लोग क्या ले लेते हैं A, और B का मैग्नीट्यूड हर जगह हम लोग स्मॉल b लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 डिग्री, cos 0 कितना 1, तो क्या बचेगा A प्लस B का होल स्क्वायर, यही होगा, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB क्या होगा A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, तो A प्लस बी, क्या आएगा A प्लस बी। ये क्या शो कर रहा है कि जब भी अगर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको सीधा आप मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, मतलब कि अगर आप इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इधर के डायरेक्शन में भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट कितना 30 न्यूटन। समझ आया सभी को, फिर डायरेक्टली उनका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। केस टू, केस
2, केस 2 अगर देखें तो थीटा कितना हो जाए 180, थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री। मतलब ये कैसा है कि एक वेक्टर इधर की तरफ A तो दूसरा वेक्टर B इधर की तरफ। समझ आया सभी को? ठीक है, तो A वेक्टर इधर और B वेक्टर इधर की तरफ। तो यहां से रिजल्टेंट निकालते हैं। R इक्वल्स टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर प्लस 2AB cos 180। cos 180 की वैल्यू सभी को पता है कितना, -1। तो क्या आएगा A स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये कितना आएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, A माइनस B का मॉड। A माइनस B का मॉड क्यों लिखा, क्योंकि मान लो सपोज ये 3 हो ये 5 हो तो ये -2 आएगा, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसीलिए मॉड लगाया मैंने। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि दो वेक्टर अगर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी इधर की तरफ अगर 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और इधर की तरफ अगर 10 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट कितना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो 20 न्यूटन। डायरेक्शन किधर की तरफ, तो जो लार्जर फोर्स होगा उसकी तरफ। ठीक है, चलो केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा किसके बराबर हो जाए 90 डिग्री। मतलब कैसा हो कि एक वेक्टर A ऐसा अगर है तो दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तभी तो थीटा 90 होगा। तो चलो पुट करके देखते हैं। तो रिजल्टेंट R इक्वल्स टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 90। cos 90 की वैल्यू सभी को पता है, ये क्या हो जाएगा 0। तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये R इक्वल्स टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये जो A प्लस B जो होता है वो क्या होगा, एक बार देखो रिजल्टेंट ये सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। जब ये मैक्सिमम होगा तो R मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगा R मैक्सिमम। ये मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब cos थीटा मिनिमम हो। तो ये मिनिमम कब होगा, तो cos 180 पे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी R मिनिमम। ये क्या होगा R मिनिमम। यानी किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू A प्लस बी, मिनिमम वैल्यू A माइनस बी।